हम देश में करेंगे। ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन आर्टिकल 16(4)(a) को अमेंड करके गारंटी करेंगे। ओबीसी को बजट में स्पेशल प्रोविजन करेंगे, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग कुछ बजट है वैसे ओबीसी का बजट बनाएंगे और साथ में से जो है वो ओबीसी की जनगणना करेंगे और 50% की जो आरक्षण की फीलिंग है संविधान में उसको अमेंडमेंट करके उसको हटाया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है जो देश के 50% ओबीसी के लिए जो है हमने किया है। जाते जाते दो बातें मैं आप लोगों को बोलकर जाना चाहता हूँ कि मैंने मोदी जी को एक चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है? जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया को 3rd नंबर पर ला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया का जीडीपी केवल 3rd नंबर पर आने से हर इंडिया का व्यक्ति 3rd नंबर पर नहीं आता है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है जिसको हम ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं वो आज 3रे नंबर पर नहीं 128वें नंबर पर है। तो अगर हमारा जीडीपी भी अगर 3rd नंबर पर भी आ जाता है इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे तमाम इंडिया के लोग भी 3रे नंबर पर आए। इसलिए मोदी जी को मैं 4 आंकड़े डिक्लेयर करने का आह्वान कर रहा हूँ। क्या आह्वान कर रहा हूँ कि 4 आंकड़े वो डिक्लेयर करे जो वो विकसित भारत 2047 तक की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि डॉलर टर्म्स में जीडीपी क्या होगा इंडिया का उसको डिक्लेयर करे। ग्रॉस नेशनल इनकम हर व्यक्ति की, हर गोंडवानावासी की, देशवासी की आय, हर इंडियन की आय उस समय कितनी होगी डॉलर टर्म्स में उसको डिक्लेयर करे और उसको लगने वाला हर साल का ग्रोथ रेट क्या होगा ये मोदी जी डिक्लेयर करे तो मैं ये मान जाऊंगा कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद इन्हें पॉलिसी और किसी नॉलेज की समझ है। जाते जाते हमारे जो नागपुर के जो सांसद है जो जिनको आप रोडकरी के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि भाई रोडकरी जी ने बहुत रोड बनाए। सही बात है, बहुत रोड बनाए, इंडिया में बहुत रोड बनाए, बहुत ब्रिजेस बनाए। अब ये रोड 50 साल के लिए बन गए। इसकी डिजाइन अवैज्ञानिक है और इसलिए वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये कह रहा है कि गडकरी जी के ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय के गलत रोड के वैज्ञानिक डिजाइन न बनाने की वजह से इंडिया को हर साल 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर मैं 10 साल का कैलकुलेशन करके एवरेज लॉसेज भी लाऊं तो इंडिया को इनके रॉन्ग साइंटिफिक रोड डिजाइन की वजह से 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इसके साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पार्टी के लिए 6,000 करोड़ रुपए लिया। यानी पॉलिटिकल करप्शन भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 करोड़ रुपए का किया। उसमें का 825 करोड़ रुपया ये रोडकरी जी के मंत्रालय ने पॉलिटिकल करप्शन किया। 55 करोड़ रुपया नवयुगा कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड में लिया। डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपीस लिया और मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग कंपनी से 600 करोड़ रुपीस लिया। यानी 825 करोड़ रुपीस का पॉलिटिकल करप्शन इनके मंत्रालय ने, जो हमारे नागपुर के जो सांसद है उनके मंत्रालय ने भी किया। और अब एक तरफ 80 लाख करोड़ का 10 साल में भारत के जीडीपी को लॉस करने के बाद और 825 करोड़ रुपए का पॉलिटिकल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से पॉलिटिकल करप्शन करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि तीसरे बार मुझे चुन कर दो। और उसके बाद इनका मैथमेटिक्स इतना बिगड़ गया है कि वो कह रहे हैं कि मैं 5 लाख की मार्जिन से चूज कराऊंगा। तो मैं किसी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी से ये कहना चाहूंगा कि रोडकरी जी को जाकर सिंपल प्लस माइनस का मैथमेटिक्स बनाए। 15 लाख वोट, 70% अगर वोट यहाँ पर होते हैं तो 70% वोटर्स यहाँ पर ये वोट यदि करेंगे तो 15 लाख वोट यहाँ पर जो है कास्ट होंगे, जिसमें का 5 लाख वोट ये विजय मानकर ले रहे हैं। विजय मानकर 5 लाख वोट तो मुझे मिल रहा है। अगर 5 लाख वोट मुझे मिल रहा है तो रोडकरी जी 5 लाख के मार्जिन से कैसे जो है चुन कर आ सकते हैं, ये कैलकुलेशन जो है वो बता दे। और जाते जाते मैंने रोडकरी जी को एक पॉलिटिकल आह्वान दिया है। क्या आह्वान दिया है? नेशनल मीडिया पर 1 आवर नॉन एडिटेड अनइंटरप्टेड डिबेट बिटवीन विजय मानकर और नितिन गडकरी जी। विजय मानकर और नितिन गडकरी जी के बीच में 1 घंटे का ओपन डिबेट, अनएडिटेड डिबेट करा ले। मैं 1 घंटे में नितिन गडकरी जी को डिफीट कर दूंगा। 1 घंटे में नितिन गडकरी जी को डिफीट कर दूंगा। आपकी जनता, नागपुर की जनता के माध्यम से
आपके माध्यम से मैं पिछले 10 दिनों से उन्हें ये आह्वान दे रहा हूँ। उन्होंने अभी तक मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो करे ना करे, लेकिन नागपुर की जनता जरूर सोचे। जाते जाते बस मैं आपको एक सूचना देते हुए जा रहा हूँ कि मैंने 10 तारीख को कल नागपुर हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर एक रिट पिटीशन दायर की है। ईवीएम एक कंप्यूटर है और इसलिए उस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अप्लाई होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 मार्च की जो नोटिफिकेशन है, 16 मार्च का जो प्रेस नोट है या ईवीएम का मैनुअल है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अप्लाई नहीं किया है। हम जो वोट ईवीएम में डाल रहे हैं वो वहीं जा रहा है जहां हम डाल रहे हैं, वैसे ही काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने का हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग होने की संभावना ईवीएम में बची रहती है। और इसलिए मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो दाखिल की है कल कि भाई ये सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेस, एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑडिट लॉग्स एंड ट्रेल्स, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसको ईवीएम पर अप्लाई किया जाए। अदरवाइज ये वोटर्स जो 97 करोड़ वोटर्स है इंडिया के, उनको जानने का ये रास्ता ही नहीं है कि हमारा वोट सही में वहां जा रहा है या नहीं, ये माइक्रोचिप टैम्पर्ड है या नहीं, प्री प्रोग्राम है या नहीं, ये जानने का कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और इसलिए कल मैंने ये पिटीशन डाली है और अब ये हाई कोर्ट के अधीन ये पिटीशन है और ये हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके बाद मैं और भी लीगली प्रोसेस करूंगा और नागपुर के वोटर्स और देश के वोटर्स के जो वोटिंग राइट्स है उनके सेफ्टी के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ये पिटीशन मैंने किया है। ये एक सूचना व संदेश मैं आपको देता हूँ और आपके माध्यम से यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी, आप लोगों ने मेरी बात को शांति से